संगठन और सरकार में किस तरीके का सामंजस्य चल रहा है? हालाँकि अगर हम सोशल मीडिया की सुर्खियों को भी देखें, तो संभवतः कुछ चल रहा है। सरकार के मंत्री और विधायकों में कुछ न कुछ छन-छन करके आए दिन बाहर निकल ही रहा है। कुछ न कुछ मनमुटाव सरकार से ज़रूर दिख रहा है। पूरा संगठन रुद्रप्रयाग में सेंट्रलाइज़ है। पूरे कैबिनेट 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को दायित्व दिया गया है, एक उपचुनाव को लेकर के। केदारनाथ विधानसभा में हमको 37,000 वोट अधिकतम पड़ा है, तो हम 37,000 से अधिक यहाँ पर प्राथमिक सदस्य अपने बनाएंगे। इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी एक उपचुनाव में सरकार यहाँ पे है, संगठन यहाँ पे है, पूरी ताकत झोंक दी गई है, मंडलों तक की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है। हमारे पास मंत्री हैं और दूसरे लोगों के पास मंत्री नहीं हैं और न निकट भविष्य में होने की कोई संभावना है, तो इसलिए वो गाए बगाए इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कल ही जैसे उन्होंने घोषणा की कि हम दोबारा अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो कल शाम को ये दुखद समाचार मिला कि लैंडस्लाइड हुआ। मंगलौर उपचुनाव हमने देखा, बद्रीनाथ उपचुनाव हमने देखा, क्या उसके फीडबैक जो मिले हैं उसका समागम केदारनाथ उपचुनाव में दिखेगा? उपचुनाव को लेकर के खुल कर के सामने दिखने लग गए हैं। किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का मनमुटाव है उसे शांत करने की कोशिशें की जाएंगी? कार्यकर्ताओं का अंतर कलह की हमने जो बात शुरू में की थी वो बद्रीनाथ में भी देखने को मिली है। केदारनाथ में भी कुछ स्थिति इसी तरीके की दिख रही है। लंबा टाइम बीतने के बावजूद भी अभी तक सरकार अपना विस्तार नहीं कर पा रही है। सरकार की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड प्रदेश संगठन की दृष्टि में किस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है? क्या सब कुछ सामान्य चल रहा है? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी साहब मौजूद हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी यहाँ मौजूद हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान इन दिनों चल रहा है, क्या कुछ उसमें है उस पर मैं बातचीत करूंगा। और आने वाले दिनों में क्योंकि उपचुनाव सामने है केदारनाथ का, उसको लेकर क्या कुछ संगठन की सरकार की तैयारियां चल रही हैं, मैं बातचीत करूंगा। संगठन के चुनावों को लेकर के हो या संगठन विस्तार को लेकर के हो, तमाम सदस्यता अभियान इन दिनों चल रहा है। आप भी रुद्रप्रयाग में पहुंचे हैं, क्या कुछ है विशेष? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो अपने संविधान के अनुसार चलती है और सदस्य संख्या के हिसाब से देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हम लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को चलाते हैं और जो भी प्राथमिक सदस्य बनता है उसका कार्यकाल 6 साल होता है। 6 साल के बाद उसकी सदस्यता का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है और पुनः प्राथमिक सदस्य बनना पड़ता है। पिछली बार जो देश भर में 18 करोड़ सदस्य बने थे, उनका कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त हो गया है और 2 सितंबर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला सदस्य बनकर के इस अभियान का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड में भी पिछले समय तक 20,90,000 सदस्य प्राथमिक हमारे बने थे और इस बार हम इससे अधिक सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा है कि हम बूथ समिति से लेकर के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका विधिवत रूप से चुनाव होता है। देश भर में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके मुखियाओं का पहले से तय है। इंदिरा जी गई तो राजीव जी आए, राजीव जी के बाद सोनिया जी आए, सोनिया के बाद राहुल जी आए, मुलायम सिंह यादव जी गए तो उसके बाद अखिलेश यादव आए, लालू प्रसाद यादव जी रिटायर्ड हुए तो उसके बाद जो है तेजस्वी यादव आ गए। पूरे देश भर में इस प्रकार का लगभग फिक्सिंग है कि इसके जाने के बाद ये मुखिया बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें ये अभी पता नहीं कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। एक सामान्य से कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार से हम आंतरिक लोकतंत्र भी मजबूत रखे हुए हैं और बाह्य लोकतंत्र भी। देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी के रहते ही संभव है।
कोठारी साहब, एक सवाल यहाँ पे ज़रूर आता है, इतना दावा किया जाता है कि सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी भी है, उसके बावजूद भी अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूँ और विशेष रूप से केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में कहूँ, उपचुनाव सामने पे है और दिख रहा है कि पूरी ताकत संगठन हो या फिर सरकार हो, झोंक रखी है। पूरा संगठन रुद्रप्रयाग में सेंट्रलाइज है, पूरे कैबिनेट 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को दायित्व दिया गया है एक उपचुनाव को लेकर के। हालाँकि विधायक जी भी यहाँ पे हैं, मैं विधायक जी से भी बात करूँगा। पहले कोठारी साहब से। देखिए, आज हमारी लोकप्रिय विधायक शैला रानी राउत जी के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा खाली हुई है और इसका चुनाव तुरंत निकट भविष्य में प्रस्तावित है। लेकिन ये तो चुनाव की दृष्टि से अगर मैं बात न करूं तो केदारनाथ धाम पूरे विश्व स्तरीय धाम है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस धाम के विकास के लिए, इस धाम को और अधिक सुख सुविधाएं इसमें बढ़ें, इसके लिए एक बहुत बड़े मास्टर प्लान को स्वीकृति दी और इस पर कई वर्षों से काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस दिन मास्टर प्लान का काम पूरा होगा उस दिन का जो दृश्य भगवान केदारनाथ जी का होगा वो ये एक बहुत ही विहंगम दृश्य होगा और जो देश विदेश से जितने यात्री आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ऐसी हमारी केंद्र सरकार का दृष्टिकोण है। राज्य सरकार भी, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वो भी लगातार इसके विकास के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए विकास में लगे हुए हैं। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि केदार घाटी और रुद्रप्रयाग जिले की और केदारनाथ विधानसभा के अधिकांश लोगों की रोजी रोटी, उनका जो रोजगार है, चाहे होटल के नाम पर हो, चाहे घोड़ा खच्चरों के नाम पर हो, चाहे दुकानों के माध्यम से हो, गाड़ियों के माध्यम से हो, अधिकांश लोगों की रोजी रोटी केदारनाथ धाम की यात्रा के नाम पर चलती है। ये तो इसलिए उनको भी रोजगार अधिक सुगम हो सके, अधिक उनका रोजगार बढ़ सके, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। आज यहाँ पर विधानसभा सीट खाली हुई है, तुरंत इसका चुनाव होने की संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ कमेटी बाद हमारा शक्ति केंद्र बाद हमारा मंडल, तो यहाँ पर हमारा बहुत मजबूत है और हमने संगठन के सुदृढ़ीकरण को इस समय सदस्यता अभियान के माध्यम से भी हम इसको सुदृढ़ कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि सर्वव्यापी भाजपा बनेगी, सर्वस्पर्शी भाजपा बनेगी। इसके लिए ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई तोक नहीं होगा जहां तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचे। इसको हम 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक एक महाजनसंपर्क अभियान हम ले रहे हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को, यानी दूसरी तरह से अगर हम कहें तो जितना हमको लोकसभा में मैक्सिमम वोट पड़ा है, केदारनाथ विधानसभा में हमको 37,000 वोट अधिकतम पड़ा है, तो हम 37,000 से अधिक यहाँ पर प्राथमिक सदस्य अपने बनाएंगे। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैनात हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके हम योजनाएं आजकल बना रहे हैं, हमारी मंडलों की बैठकें चल रही हैं। 5 मंडल हमारी केदारनाथ विधानसभा में हैं, तो 5 मंडलों की बैठकें हमारी 12 तारीख तक संपन्न होंगी। इसमें हमारे संगठन के पदाधिकारी भी लगे, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी सभी बैठकों में रहने वाले हैं। हमारी इस विधानसभा के जो संयोजक नियुक्त किए गए हैं आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी भी प्रत्येक बैठक में रह रहे हैं, योजना तैयार कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष महावीर पवार जी भी एक एक मंडल और एक एक शक्ति केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए लगे हुए। सदस्यता हमारा व्यापक स्तर पर हो, इसकी हम इन मंडल बैठकों में प्लानिंग कर रहे हैं। विधायक जी, सवाल मेरा वही है, क्योंकि मैंने कोठारी साहब से भी सवाल पूछा था। इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी एक उपचुनाव में सरकार यहाँ पे है, संगठन यहाँ पे है, पूरी ताकत झोंक दी गई है, मंडलों तक की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बाद में होता है और वो पार्टी का कार्यकर्ता पहले होता है। हमारे लिए हर चुनाव जो होता है उस किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है कि ये उपचुनाव है, ये जनरल इलेक्शन है। परफेक्शन के साथ हमारी पार्टी परफेक्शन के साथ काम करती है और उसी का परिणाम है कि कोई कसर किसी भी चुनाव में बाकी नहीं रखी जाती। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था
तो 93% मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इस बात का जिक्र हुआ है कि अभी तक लोकतंत्र में इतनी एक तरफा जीत कहीं नहीं हुई। ये सारा परिणाम हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे संगठन के जो परफेक्शन का भाव हमारे मन में रहता है उसका परिणाम है। तो इसमें कोई इस तरह की असामान्य बात नहीं है कि यहाँ पे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, और वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास मंत्री हैं और दूसरे लोगों के पास मंत्री नहीं हैं और न निकट भविष्य में होने की कोई संभावना है। तो इसलिए वो गाए बगाए इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोठारी साहब, अब क्योंकि सदस्यता अभियान तो भाजपा का एक नेशनल प्रोग्राम है, मैं रुद्रप्रयाग जिले के और केदारनाथ विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ही बातचीत करूंगा। संगठन की एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी चुनाव को लेकर के, क्या कुछ रहेगा केदारनाथ उपचुनाव की स्ट्रेटजी? देखिए, रणनीति तो हर चुनाव के लिए बनानी पड़ती है, और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जितने भी काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, विशेषकर रुद्रप्रयाग जिले के लिए किए हैं, विशेषकर केदारनाथ विधानसभा के लिए किए हैं, उन सभी कामों को जन जन तक पहुंचाना और जनता की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस पर हम लोग प्राथमिकता से लगे हुए हैं। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। इसीलिए अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ में 5 सीटें जीती हैं। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वो लगातार कहते हैं कि साहब केदारनाथ धाम का अस्तित्व खतरे में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र और प्रदेश की सरकार, केदारनाथ धाम के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और मैं तो इसको स्पेशल कोट करके कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब आपदा आई थी, उस आपदा से पहले कांग्रेस के नेता अपने गलों में मालाएं जो है डलवा करके अपना सम्मान करवा रहे थे। दूसरी तरफ हमारी केदार घाटी पूरी तरह से आपदा से प्रभावित थी, हमारी कालीमठ घाटी पूरी तरह से आपदा से प्रभावित थी। जब जनता ने उनको धिक्कारा, उनको धुतकारा, तब जाके उनको मजबूरी में जो है बैकफुट पर आना पड़ा और अपनी यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। और ये दुखद संयोग है कि जब भी कांग्रेस इस प्रकार के आयोजन करती है, इस प्रकार की यात्रा करती है, जनता को गुमराह करने काम करती है, उस समय पे आपदा, बहुत बड़ी आपदा आई, लगभग 27 लोग जो है उसमें मृत और लापता हुए हैं। पुनः कल ही जैसे उन्होंने घोषणा की कि हम दोबारा अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो कल शाम को ये दुखद समाचार मिला कि लैंडस्लाइड हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, एक व्यक्ति उसमें घायल है। तो मैं समझता हूं और मैं निवेदन और अपील भी करना चाहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की घोषणा न करे और यहाँ के लोगों को सुख शांति के साथ में रहने दे। और हमारी जो यात्रा है, अब विशेषकर जितना समय बचा हुआ है, ये अच्छे तरीके से चले। जो कमियां पिछली बार की रह गई वो कमियां न रहें, और रोजगार के तौर पर जो लोगों को नुकसान हुआ है, अब जो करीब 1-1.5 महीने की यात्रा बची हुई, ये बहुत अच्छे तरीके से चले और लोगों को इसके जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हो सके। विधायक जी, क्योंकि कल देर रात को मुनकटिया में लैंडस्लाइड हुआ है, अभी तक की ओवरऑल स्थिति क्या कुछ है वहाँ पे? संभवतः 400 वहाँ मिल चुके हैं, 3 लोग घायल वहाँ पे हैं। अगर खोज बचाव की हम बात करें तो क्या कुछ है स्थिति? देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप भी लोगों के माध्यम से इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि लगभग 4 लोग जो है कल का जो हादसा है उसमें हताहत हुए हैं। बहुत ही बारिश का जो बेमौसम ही कहूँगा मैं, क्योंकि बारिश का सीज़न लगभग निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अचानक कल भारी वर्षा हुई, उसके चलते लैंडस्लाइड वहाँ पर हुआ, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं और बचाव और राहत कार्य जो है पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर किया जा रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।
कोठारी साहब, मैं फिर से संगठन की उस पे आऊँगा। मंगलौर उपचुनाव हमने देखा, बद्रीनाथ उपचुनाव हमने देखा, क्या उसके फीडबैक जो मिले हैं, उसका समागम केदारनाथ उपचुनाव में दिखेगा? देखिए, मंगलौर विधानसभा चुनाव राज्य बनने के बाद आज तक हम विधानसभा का कोई चुनाव वहाँ नहीं जीते हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी प्रत्येक लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मंगलौर में पीछे रही है। अभी 2024 में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे प्रत्याशी थे, वहाँ से 23,000 वोट पीछे थे। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के कारण और जनता का विश्वास हम लोगों ने जीता है। इसके कारण ये जो विधानसभा चुनाव है ये बहुत निकट का चुनाव रहा और पार्टी मात्र 422 मतों के अंतर से वहाँ हारी है। इसलिए वो हमारी हार नहीं, वो हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। बद्रीनाथ विधानसभा का जहाँ तक सवाल है कि बद्रीनाथ विधानसभा कभी हम जीते भी हैं, कभी हम हारे भी हैं और लोकसभा में हमेशा हम उस सीट को जीते हैं। इसके लिए पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। जो कुछ कमियां उसमें रही हैं उन कमियों की हम समीक्षा करके प्रयास ये करेंगे कि केदारनाथ विधानसभा में उस तरह की कोई कमियां न रहें। इसलिए पार्टी पूरा उस अनुभव को लेकर के इस चुनाव को लड़ेगी। कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं तो एक पार्टी फोरम पे अपनी बात को रखना उनका संवैधानिक अधिकार है। तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के खुल करके सामने दिखने लग गए हैं। किस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का मनमुटाव है उसे शांत करने की कोशिशें की जाएंगी? मैं इसको भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य मानता हूं कि आज केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ने के लायक नेता एक नहीं बल्कि कई लोग हैं, दर्जनों लोग हैं जो केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। और ये उसी पार्टी में संभव है जिस पार्टी का मजबूती होती है, जिस पार्टी का विस्तार रहता है, जिस पार्टी का प्रभाव रहता है। न तो जो हारने वाली पार्टी होती है उसमें कौन कैंडिडेट बनना चाहेगा। इसलिए मैं इसको एक पॉजिटिव संकेत मानता हूं कि हमारे पास एक से अधिक प्रत्याशी हैं। लेकिन पार्टी सम्यक विचार करने के बाद, सभी पक्षों पर विचार करने के बाद प्रदेश की चुनाव जो समिति है वो एक पैनल बना करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगी और टिकट का निर्धारण करने का जो अधिकार है, जो काम है, हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी और हमारा जो नेतृत्व जो भी नाम तय करेगा सभी लोग एकजुट होकर के उसको जिताने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं का अंतर कलह की हमने जो बात शुरू में की थी वो बद्रीनाथ में भी देखने को मिली है, केदारनाथ में भी कुछ स्थिति इसी तरीके की दिख रही है। अभी तक हमारे संज्ञान में किसी भी प्रकार की कोई अंतर कलह की बात नहीं आई है और मैं समझता हूं कि यहाँ कोई संभावना भी नहीं है अंतर कलह की। कोठारी साहब, लंबा समय व्यतीत हो गया है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद रहती है कि किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ें। तमाम लंबा टाइम बीतने के बावजूद भी अभी तक सरकार अपना विस्तार नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कई बार की बैठकें इस विषय में हो चुकी हैं और राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार पर भी चर्चा हुई है। यथाशीघ्र उस पर भी निर्णय अंतिम रूप ले लेगा और सरकार में दायित्व के विषय में भी कुछ नाम तय हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सहमति लेने के बाद उन पे भी निर्णय यथाशीघ्र हो जाएगा, उसका भी डिक्लेरेशन हो जाएगा। सर, लगातार इसी तरीके की बातें हम सुनते आ रहे हैं मगर वेट एंड वॉच का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। जब शुभ समय आएगा, सही समय आएगा तो उसका घोषणा हो जाएगी। संगठन और सरकार में किस तरीके का सामंजस्य चल रहा है? हालांकि अगर हम सोशल मीडिया की सुर्खियों को भी देखें तो संभवतः कुछ चल रहा है। देखिए, मीडिया में हूँ, सोशल मीडिया में हूँ, कई तरह के कयास सामने आते रहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सभी को अपने अपने विचार, अपने अपने व्यू रखने का अधिकार है। लेकिन जितनी बातें ये आती हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है। संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं और मैं समझता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा लिए जा रहे हैं, सरकार सभी कार्यक्रमों में यथासंभव जितना जहाँ पर जो आवश्यकता होती है वो सहयोग करती है और सरकार में भी संगठन पूरी तरह से सहयोगी की भूमिका में है। सरकार जितने काम, जितनी उपलब्धियां सरकार की हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम प्रत्येक अभियान के माध्यम से करते हैं। भाजपा हालांकि संगठन प्रधान पार्टी है, उसके बावजूद भी सरकार की अगर मैं बात करूं
उत्तराखंड प्रदेश संगठन की दृष्टि में किस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है? क्या सब कुछ सामान्य चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। हमारा उत्तराखंड एक पहला राज्य है देश भर में जिसने यूसीसी को लागू करने जा रही है। सारी कानूनी प्रक्रिया उसकी पूरी हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि कई वर्षों से यूकेएसएससी के माध्यम से जो गड़बड़ियां चल रही थी, हमारी सरकार ने उन गड़बड़ियों को पकड़ा है, कठोर नकल विरोधी कानून बनाया है और उसके बाद इस समय जो परिणाम देखने को मिले, ये गरीब घर का बच्चा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में निकला है। एक जगह नहीं, 3-3, 4-4 प्रतियोगी परीक्षाओं में निकला है। इसी तरह से उत्तराखंड में जो धर्मांतरण की शिकायतें मिलती थी, कई जगह धर्मांतरण के कार्य हो रहे थे। धर्मांतरण को रोकने के लिए भी कठोर कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है और नियुक्तियां इतनी पारदर्शी तरीके से हो रही हैं सभी विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग में डीएलएड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई हो, चाहे वन विभाग में नियुक्तियां हुई हों, अन्य जितने विभाग हैं, और युवाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जी ने जीता है। इन तमाम कार्यक्रमों के बावजूद भी सरकार के मंत्री और विधायकों में कुछ न कुछ छन करके आए दिन बाहर निकल ही रहा है, कुछ न कुछ मनमुटाव सरकार से जरूर दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी जब बड़ी होती है, परिवार जब बड़ा होता है, तो मतभेद भी होते हैं और मतभेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मनभेद नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मनभेद नहीं है, लेकिन मतभेद तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, उन्हीं में जो है आपस में मत नहीं मिलते हैं, अलग अलग लोग राय रखते हैं। अलग अलग राय रखना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन हम आखिर एक मत हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे मन खराब नहीं है, मन एक दूसरे के प्रति सहयोगी के हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो सरकार बनेगी। सरकार भी इसलिए बनेगी ताकि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर सके, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सके। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, इस लक्ष्य की ओर हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और राज्यों में, केंद्र में पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद।